प्रश्न नंबर 1, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? ऐसी कौन सी घटना है जिससे सालिम अली का जो जीवन है वो पूरी तरीके से बदल जाता है और उसके बाद वो पक्षी प्रेमी हो जाते हैं, यानी पक्षियों को अत्यधिक प्रेम करने वाले बन जाते हैं? बचपन में सालिम अली की एयर गन जो है उससे नीले कंठ वाली एक गौरैया जो है घायल होकर गिर पड़ती है। यानी जो एयर गन सालिम अली के पास थी उससे एक बार उसके यूज़ करने से, उसके प्रयोग करने से एक नीले कंठ वाली गौरैया थी जो घायल हो गई। और घायल गौरैया को देखकर उनका जो मन है वो बहुत ही द्रवित हो गया, बहुत इमोशनल हो गए, घबरा गए, डर गए। वे उसकी सेवा करने लगे तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में जुट गए। जब उनके साथ ये हादसा हुआ कि उनकी एयरगन से वो नीले कंठ वाली गौरैया घायल हो गई, तो उसके बाद वो बहुत दुखी हुए इस घटना से और उसके बाद वो उसकी सेवा में लग गए। और सेवा में लगने के बाद उन्होंने उस पक्षी से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त की और उसके बाद उनके जीवन की जो दिशा है वो पक्षी जगत, यानी जो पक्षियों का जो संसार है उसकी ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। और इस तरीके से ये घटना घटने से उनका जो जीवन है, उसकी जो दिशा है, यानी जो जिस राह पर उनका जीवन चल रहा था उससे बदलकर वो एक नए राह को पकड़ लेती है जिस पर वो पक्षियों से जुड़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? सालिम अली जो कि पक्षियों के विषय में अपने जीवन को रुख कर चुके हैं, यानी पक्षियों को ही बारे में अपने जीवन को जो है उसमें शामिल कर चुके हैं, तो जब वो पक्षियों के बारे में उनसे संबंधित सभी जानकारियों में या फिर उनके उस जगत से, संसार से जुड़ गए, तो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को आगाह किया कि पर्यावरण जो है किस तरीके से संभावित, यानी होने वाले जो खतरे हैं उनके बारे में उनको आगाह किया, जिससे उनकी आंखें नम हो गई। तो वो कौन कौन से खतरे हैं जिनको उन्होंने संभावित खतरों के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री के सामने रखा और उन प्रधानमंत्री ने उस बात को सुनकर वो इमोशनल हो गए उनकी बातों को सुनकर। तो सालिम अली जो है तत्कालीन, यानी कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे, यानी चौधरी चरण सिंह। प्रश्न आपके सामने ये भी आ सकता है कि सालिम अली जब जिस वक्त पर प्रधानमंत्री को पक्षी जगत के विषय में अपने से संबंधित जो जानकारी इकट्ठी की गई है वो जब सामने रखते हैं, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री जो है वो कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह, तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। तो उनके पास केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर गए। सालिम अली जब पक्षी जगत से जुड़ गए तो उनसे संबंधित वो हर एक चीज़ वो जानने की कोशिश करते हैं जो पक्षी जगत को फ़ायदा पहुंचाए, या उनके इस जो ये पक्षी जगत है उसको सुधार उसमें कितना लाया जा सके, उससे संबंधित वो सारी बातें जानते थे। इसी बात को लेकर वो चौधरी चरण सिंह के पास गए और केरल की जो साइलेंट वैली है वो रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए उन्होंने अनुरोध किया। उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी निवेदन किया, पक्षियों की रक्षा करने का निवेदन किया, वनों की जो अंधाधुंध, यानी बिना कुछ सोचे समझे जो कटाई हो रही है वनों की, जिससे हमारे प्रकृति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, दुष्प्रभाव यानी कि गंदा प्रभाव पड़ रहा है, जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन वो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये सारी बातें उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने रखी। सालिम अली के ऐसे निस्वार्थ बातें, निस्वार्थ यानी आप अपने अलावा जब बाकी सब के बारे में सोचें तो वो निस्वार्थ बातें होती हैं और सोच होती है और विचार होते हैं। तो जब यहाँ पर सालिम अली यहाँ पे अपने विषय में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्रकृति की बात कर रहे हैं, पक्षी जगत की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के सामने ये एक समस्या को जाहिर कर रहे हैं जिसके लिए एक कोशिश की जानी चाहिए, ये बातें हो रही हैं। तो ये उनकी जो निस्वार्थ बातें हैं तथा पर्यावरण की जो चिंता है उसको जानकर चौधरी साहब की आंखें जो है भर आती हैं कि आज के वक्त में भी इस तरीके से कोई जो है प्रकृति और पक्षी जगत इन सब से संबंधित जो है इतना अवेयर हो सकता है और इसमें इतना जो है उसके प्रति जो है उत्सुकता है कि उसको किस तरीके से सुधारा जाए वो देखने को मिल रहा है। प्रश्न नंबर 3, लॉरेंस की पत्नी
फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यानी जो लॉरेंस की पत्नी है जिनका नाम था फ्रीडा, उन्होंने ऐसी बात क्यों कही कि जो मेरी छत पे गौरैया बैठती है वो लॉरेंस के बारे में बहुत सारी बातें जानती है। जैसा कि हम जानते हैं कि आप जब भी कोई पक्षी या फिर जानवर अपने पास पाल लेते हैं, पालतू हो जाते हैं जब वो, तो किस तरीके से वो इंसानों से जुड़ जाने के बाद उनका जो व्यवहार है, किस तरीके से कुछ उनमें इंसानी व्यवहार शामिल हो जाते हैं, उनमें भी वही इमोशन देखने को मिलते हैं जो कई बार इंसान भी नहीं दिखा पाता है। तो अगर ये बात वो बोल रही हैं तो ऐसा क्या है उनका इस जगत से जुड़ा होना जिसकी वजह से उनकी छत पर बैठने वाली जो गौरैया भी है, चिड़िया भी जो है, वो लॉरेंस के बारे में इतनी बातें जानती है। सालिम अली की तरह लॉरेंस भी जो है वो प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे। तो यहाँ पाठ में हमने देखा ही है कि सालिम अली के बारे में बात की गई है और फिर लॉरेंस के बारे में भी बात की गई है, जो दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वो प्रकृति प्रेमी थे और पक्षी के प्रेमी भी थे। वो प्रकृति से भी प्यार करते थे और पक्षियों से भी प्यार करते थे। दोनों के उदाहरण के माध्यम से ये पाठ में बताया गया है। वे अपने आसपास की पर्यावरणीय गतिविधियों, यानी कि हमारे प्रकृति में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो उन गतिविधियों को जानने में तथा पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करने में अपना समय बिताया करते थे। वे अपनी छत पर बैठने वाली गौरैया के साथ भी अपनी पत्नी से अधिक समय बिताते थे। यानी लॉरेंस जो है वो अपनी पत्नी के साथ उतना वक्त नहीं बिताते थे जितना कि अपनी छत पर बैठने वाली जो गौरैया है उसके साथ बिताते थे। यही कारण था कि फ्रीडा ने कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जो है वो लॉरेंस के बारे में बहुत सारी बातें जानती है। तो जब आप प्रकृति से इतना जुड़ जाते हैं तो उसके बारे में आपके पास तो तमाम जानकारी होती है, साथ ही प्रकृति भी, जब प्रकृति का कोई भी हिस्सा जब आपसे जुड़ता है इतनी गहराई से, तो वो भी आपके बारे में उतना ही जान जाता है। आशय स्पष्ट करना है, यानी कि पाठ से ही पंक्तियां ली गई हैं और आपको उसका अर्थ बताना है। पहला है कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यानी अंग्रेजी साहित्यकार लॉरेंस, जो लॉरेंस की यहाँ पे चर्चा की गई है वो कौन थे? अंग्रेजी साहित्यकार थे। यानी कि अंग्रेजी भाषा के जो साहित्यकार थे वो, उनको पर्यावरण से विशेष लगाव था। यानी जो प्राकृतिक परिवेश है या प्रकृति जो है उससे उनको बहुत लगाव था। उन्होंने प्रकृति की ओर लौटने की बात कही थी। उनका जीवन जो है प्रकृति के अत्यंत ही निकट था। इसी प्रकार सालिम अली ने भी अपना जीवन जो है वो पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के विषय में तथा काम करने में लगा दिया था। तो ये जो पंक्ति हो यही कहती है कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। लॉरेंस की तरह कौन? सालिम अली। तो सालिम अली भी जो है वो नैसर्गिक जिंदगी, ये जो इस लोक से परे हो वो नैसर्गिक जिंदगी है, उसका प्रतिरूप बन गए, उसके एक रूप को लेकर सामने आते हैं। दूसरा यहाँ पे जो दूसरी पंक्ति दी गई है पाठ से ली गई है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। इसका आशय ये है कि सालिम अली जो है वो अनूठे पक्षी प्रेमी थे। सालिम अली की अगर बात की जाए तो वो एक बहुत ही अनोखे किस्म के पक्षी प्रेमी थे। लेखक ने उनकी तुलना ऐसे पक्षी से की है जो अपने जीवन की लंबी यात्रा कर मौत की गोद में सो गया है। इस पक्षी यानी कि सालिम अली, अब यहाँ पर सालिम अली के विषय में उनका जो चारित्रिक, उनकी जो विशेषता है, उनके चरित्र की जो विशेषता है, उसको एक पक्षी की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो एक ऐसे पक्षी की तरह है जो दूसरों के शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी जीवित नहीं किया जा सकता है। आपने देखा है कि साइंस इतना आगे निकल गया है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है और अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत भी है तो उसके लिए ट्रांसप्लांट और उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि शरीर की गर्मी, दिल की धड़कन, इन सब का मतलब बहुत हद तक साइंस जो है अब इन सब चीज़ों से जो है निजात पा जाता है। बड़ी से बड़ी बीमारियों को हैंडल करके किसी भी इंसान को उसकी सांसें लौटा सकता है। लेकिन पक्षी जो है वो ऐसा अभी उसके साथ नहीं है कि अगर वो किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में है तो उसको एक जो कृत्रिम यानी कि नकली जो जीवन है वो दिया जा सके। सालिम अली का जो सपना है पक्षी प्रेम मौलिक था, यानी बहुत ही ओरिजिनल था, मूल रूप में था, किसी का दिया हुआ नहीं था। यह पक्षी किसी की धड़कनों से जिंदा नहीं हो सकता है, अर्थात उनके सामने कोई अन्य पक्षी प्रेमी इस तरह नहीं उत्पन्न किया जा सकता। जिस तरीके से पक्षी प्रेमी सालिम अली थे वैसा दोबारा कोई बन नहीं सकता है।
तो कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कहने का मतलब है कि सालिम अली जो पक्षी प्रेमी थे वो ओरिजिनली थे। वो किसी को अगर अपनी बातों से या व्यवहार से ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोप दिया जाए तो वो उसके कारण पक्षी प्रेमी एक अनोखे रूप में बनकर नहीं निकल सकता। अगली पंक्ति है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। वो टापू नहीं बल्कि अथाह सागर, यानी जिस सागर की गहराई ना नापी जा सके। वो इतने गहरे सालिम अली जो हैं वो प्रकृति की दुनिया में शामिल एक व्यक्तित्व थे। इसका आशय है कि सालिम अली जो है वो पक्षियों की खोज में किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद भी नहीं किया। ये नहीं था उनके कि अगर वो पक्षी प्रेमी है तो उन्होंने अपने आप को बाउंड कर रखा है कि बस इतनी ही सीमा तक मैं अपना प्रेम जो है रखूँगा। जब तक जितना मन किया उतना उन्होंने अपने पक्षी प्रेम को बढ़ाया। वे टापू की तरह नहीं, सागर की तरह खुले आचार विचार और सोच वाले थे। वे पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। यानी कि वो पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण जो है उसके लिए इतना अथाह प्रेम, गहरा प्रेम रखते थे कि उसमें कुछ भी मैलापन नहीं था, ना कोई सीमा थी। अगर उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो सालिम अली उसके लिए हाजिर मिलते थे। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। जो ये पाठ है हमारे सामने, तो उस पाठ पे जो लेखक की भाषा शैली देखने को मिलती है उसकी हमें विशेषता बतानी है। सावले सपनों की याद नामक पाठ के आधार पर लेखक की जो भाषा शैली है उससे संबंधित जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। लेखक ने इस पाठ में उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। साथ ही तद्भव यानी जो संस्कृत से सीधे लिए गए हैं, तत्सम, देशज शब्दों का भी प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। यदि अगर बच्चों को तत्सम, तद्भव, देशज में अगर कुछ भी समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जो है आपके टर्म टू एग्जामिनेशन से पहले आपके लिए पेश कर दी जाएगी, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। उर्दू फारसी के जो शब्द हमें पाठ में देखने को मिले जैसे कि सफ़र, खामोश, माहौल, आखिरी, हुजूम, परिंदा, जिंदगी, आबशार आदि। अब आपको ये ध्यान से पढ़ लेना है, रटना नहीं है, जिससे कि अगर आपको ये ऑप्शन में दे दिया जाए, मान लीजिए आपके पाठ से ही आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया, क्वेश्चन आ रहे हैं उससे संबंधित, और आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा उर्दू शब्द जो है पाठ में इस्तेमाल किया गया है, तो ध्यान से एक बार आप पढ़ लेंगे। आपको आइडिया होना चाहिए कि ये उर्दू शब्द यहाँ से लिए गए हैं, तो आप इसकी पहचान रखें। तद्भव शब्द जो लिया गया है वो है सोता, माटी, सोंधी, पसरी, गढ़ना आदि। अंग्रेजी शब्द जो है एयरगन, बर्ड वॉचर, साइलेंट वैली, फॉल ऑफ अ स्पैरो। दूसरा, उन्होंने जो उनकी भाषा शैली में हमें प्रभाव दिखता है वो है मुहावरों का। लेखक ने मुहावरों का बहुत प्रयोग किया है। उससे भाषा में रोचक यानी जिससे कि आप पढ़े तो भाषा जो पढ़कर जो आपको मज़ा आएगा और उससे जो विषय समझ में आएगा और आप इंटरेस्ट लेके उसे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये इन्हीं सब का प्रभाव होता है मुहावरों का प्रयोग। जैसे शब्दों का जामा पहनाना, आंखें नम होना, कदम थमना, कायल होना, ये सब मुहावरों का प्रयोग हुआ है। तीसरा पॉइंट ये है कि जटिल यानी कि कठिन एवं लंबे वाक्यों का प्रयोग हुआ है। यानी कि हमने पाठ में देखा है कि लेखक ने बहुत कठिन और लंबे वाक्यों का प्रयोग किया है। तो लेखक ने इस पाठ में जगह जगह लंबे तथा जटिल वाक्यों का प्रयोग किया है। जैसे ये उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। आप देखेंगे कोमा लगा है 1, 2, 3, 4। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा वाक्य तैयार किया है। चौथा जो हमें पॉइंट देखने को मिलता है भावानुकूल भाषा। भावों के अनुकूल जो भाषा होती है वो देखने को मिलती है। लेखक ने जगह जगह पर भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। कैसे? जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली बने रहेंगे। और दूसरा, मेरी आंखें नम है, सालिम अली तुम लौटोगे ना। तो ये इस तरीके से इमोशनली कनेक्ट एक लाया है यहाँ पर लेखक ने, जिसे कहते हैं भावानुकूल भाषा, यानी भावों के, इमोशन के अनुकूल जो भाषा तैयार की जाती है जिससे कि हम अपने इमोशन को कनेक्ट कर सकें। प्रश्न नंबर 6, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है वो अपने शब्दों में लिखिए। यानी लेखक ने जो हमें सालिम अली का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी बताई है वो हमें बताना है।
सालिम अली जाने माने पक्षी विज्ञानी थे, यानी पक्षियों के विषय में जो जानकारी लेने वाले होते हैं वो वैज्ञानिक पक्षी विज्ञानी हैं। उन्हें पक्षियों के बारे में जानने के अलावा प्रकृति एवं पर्यावरण की भी चिंता रहती थी। वे अपने कंधों पर सैलानियों सा बोझ लटकाए हुए, गले में दूरबीन टांगे हुए और पक्षियों की खोज में दूर दराज के क्षेत्रों में निकल जाया करते थे। अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ से किसी काम से, किसी शौक से अपने प्रेम रखता है तो उसके लिए वो कितना भी बोझ ढो सकता है, जो कि वो पक्षी प्रेमी होने के नाते सैलानियों की तरह बोझ को लटकाए हुए, गले में दूरबीन टांगे हुए और दूर दूर तक क्षेत्रों में निकल जाया करते थे। तो ये पक्षियों का प्रेम है जो ये उनसे ये सब करवा लेता था। पक्षियों की जो खोज है उसमें दुर्गम दुर्गम यानी कठिन जगहों पर भी, मान लीजिए बहुत कठिन रास्ता है, पहाड़ी इलाका है जहाँ पर जाना बिल्कुल आसान नहीं है, तो अगर वो पक्षी प्रेमी इतने अच्छे सच्चे प्रेमी हैं तो वो उस दुर्गम स्थान को भी जो है वो जरूर पार कर जाएंगे। तो वही सालिम अली ने भी किया कि पक्षियों की खोज में वो दुर्गम स्थानों पर घंटों बैठना उनकी आदत बन गई थी। वे पर्यावरण के प्रति भी चिंतित थे। पर्यावरण की चिंता को लेकर वे एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मुलाकात कर चुके थे और वे प्रकृति की दुनिया में अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो जब से उन्होंने पक्षियों का से प्रेम करना शुरू किया था, साथ ही वो प्रेम जो है उनका प्रकृति के प्रति भी बढ़ गया था और इस तरीके से अपनी प्रकृति के प्रति उन्होंने जो चिंता जताई है और उसके लिए जो प्रधानमंत्री तक वो अपनी इस चिंता को लेकर गए थे, वो एक अथाह सागर की तरह बनकर उभरने वाली उनकी जो एक व्यक्तित्व है वो सामने आती है। प्रश्न नंबर 7, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। जो सांवले सपनों की याद पाठ है उसका जो शीर्षक है वो कितना सही है। इस संस्मरण में लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी, संस्मरण क्या होता है, पहली बात तो कोई ऐसा बड़ा व्यक्तित्व जिसकी यादों से लेख लिखा हो, तो वो क्या होता है, संस्मरण। इस संस्मरण में लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के व्यक्तित्व एवं मुख्यतः उनके पक्षी प्रेमी का वर्णन किया है कि कितने बड़े वो पक्षी प्रेमी थे। सालिम अली का सपना था कि पक्षियों के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करना, जिसे वे आजीवन यानी कि जीवन भर सच करने में लगे रहे और इसे साकार भी उन्होंने किया। इस तरह ये जो शीर्षक है वो पूरी तरह जो सार्थक है। ये जो पाठ का जो शीर्षक रखा है सांवले सपनों की याद, तो ये इस तरीके से शीर्षक जो है बहुत सही यहाँ पर होता है। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पाठ जो है सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त कर रहा है और इस पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं। पहला, हमें पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना होगा तथा खाली जगहों पर नए पौधे लगाने का प्रयास करना चाहिए और ये आपके अनुच्छेद, निबंध आदि की तरह भी ये प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से भी इसे पढ़ें। ये बेकार के प्रश्न ना समझें, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करें। तीसरा, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे जो बायोडिग्रेडेबल हो और आसानी से सड़कर ज़मीन में मिल जाए। छोटे पेड़ पौधों की रक्षा का विशेष प्रबंध करें। छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं, क्या होता है कि वो छोटे होते हैं तो उनका टूटना और फिर प्राकृतिक समस्याओं के चलते जो है उनका टूटना, खराब हो जाना जो है ज़्यादा होता है, वो पनप नहीं पाते, बड़े नहीं हो पाते, तो उनकी रक्षा का जो है विशेष प्रबंध करना चाहिए। फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी तथा कचरों का जो है उचित तरीके से निपटारा करना चाहिए। और फिर अगला है कि हम कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंकें। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण के प्रति हम लोगों में जागरूकता फैलाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके कि जो प्रकृति है हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और उसकी रक्षा करना भी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रश्न कि वृंदावन में सुबह शाम क्या अनुभूति होती है, सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो वृंदावन में सुबह शाम की जो अनुभूति है जिसका पाठ में वर्णन प्रस्तुत है उसके आधार पर हमें उत्तर देना है। सांवले सपनों की याद पाठ में वर्णित वृंदावन में सुबह शाम एक नई अनुभूति होती है, यानी वृंदावन में जब आप सुबह वहाँ की देखोगे और शाम को देखोगे तो एक नई अनुभूति, एक नई फील मिलेगी आपको कि मानो कन्हैया जो है यानी कि बालक कृष्ण
अभी कहीं से निकलकर प्रकट हो जाएंगे और मधुर स्वर में बांसुरी बजाना शुरू कर देंगे। उनकी वंशी जो है उसकी मधुर तान सुनकर सबके कदम रुक जाएंगे, अर्थात सभी के मन में कृष्ण की यादें बसी हैं। तो इतना सुंदर मनमोहक माहौल है वहाँ पर, जिसको देखकर, क्योंकि प्रकृति से जुड़े हैं यहाँ पर जो सालिम अली की चर्चा हो रही है, तो प्रकृति से किस तरीके से श्री कृष्ण भी जुड़े हैं उसका वर्णन उनको यहाँ पर आपको पाठ में इसलिए दिखाया जा रहा है। लॉरेंस के बारे में कौन अधिक जानता था, इससे उनके किस गुण का पता चलता है। यानी लॉरेंस के बारे में सबसे ज़्यादा उनके विषय में कौन जानता था और इससे कौन से गुणों का पता चलता है उनके। लॉरेंस के बारे में उनके छत पर बैठने वाली गोरैया जो है उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से भी ज़्यादा जानती थी। लॉरेंस उस गोरैया तथा अन्य पक्षियों के साथ अधिक समय बिताते थे। वह उनकी अंतरंग संगिनी बन गए थे। यानी कि आप बहुत बोलते हैं जैसे कि आपकी बहुत कोई बेस्ट फ्रेंड हो जो आपके बारे में सब जानते हैं, उसी तरीके से उनका भी वही रिश्ता था उन गोरैयों के साथ। तो लॉरेंस जो है, और लॉरेंस को उन गोरैयों के बारे में और गोरैयों को जो है लॉरेंस के बारे में जो है एक दूसरे के बारे में ज़्यादा पता था बजाय कि फ्रीडा लॉरेंस के। इससे लॉरेंस के गहरे प्रकृति प्रेमी होने के और पक्षी प्रेमी होने का पता चलता है। व्यक्ति जिसको ज़्यादा पसंद करता है उसके समय ज़्यादा समय व्यतीत करता है। तो क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी थे, सभी को पता है, पक्षी प्रेमी थे, उनका समय भी ज़्यादा उन्हीं के साथ बीतता था। इस वजह से उनको पक्षी और प्रकृति जो है आप उनके बारे में उनसे ज़्यादा पता लग सकता है। अगला प्रश्न है, लेखक मनुष्य की किस क्रियाकलाप को उसकी भूल बताता है। यानी लोग जो है ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जो उसकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मनुष्य जो है वो प्रकृति और उसके अन्य अंगों जैसे कि जंगलों, पहाड़ों, झरनों, तालाबों, ये क्या है, प्रकृति के अंग हैं। और यहाँ तक कि पक्षियों को भी प्रकृति की नज़र से नहीं देखते हैं। यानी कि जो लोग हैं जानकारी कम होने की वजह से वो जंगलों को, पहाड़ों को, झरनों को, तालाबों को और पक्षियों को प्रकृति का हिस्सा ही नहीं समझ पाते हैं। वे इन्हें मनुष्य की नज़र से देखते हैं। ऐसे में कोई मनुष्य इन पक्षियों के मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर सकता है। लेखक इसे मनुष्य की सबसे बड़ी भूल बताता है, क्योंकि इसी भूल के कारण वो उसको उतनी वैल्यू नहीं कर पाता। किसको? जंगलों को, पहाड़ों को, झरनों को, तालाबों को और पक्षियों को। उसको, मनुष्य को जो है इनको इतनी ही वैल्यू करनी चाहिए जितनी प्रकृति को उसको करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति के ही हिस्से हैं और इन्हीं से प्रकृति है। तो इसलिए ये उसकी सबसे बड़ी भूल है जो उसको इतनी वैल्यू नहीं देता है। अगला प्रश्न है, सालिम अली चौधरी चरण सिंह से मिलने क्यों गए थे। सालिम अली पक्षी प्रेमी होने के साथ प्रकृति के प्रेमी भी थे। वे पर्यावरण को बचाने के लिए भी चिंतित रहते थे। वे केरल की जो साइलेंट वैली है उसको रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। केरल में जो साइलेंट वैली है उस पर रेगिस्तानी हवा का जो झोंका आता है, आप जानते हैं रेगिस्तानी हवा का झोंका जब दिन में धूप होने की वजह से कितनी गर्म, और रात में तो चलो ठंडक है लेकिन दिन में जो गर्म हवा है उसका कितना दुष्प्रभाव होता है, उसके झोंकों से बचाना चाहते थे। वे इस कार्य को अकेले नहीं कर सकते थे। इसी उद्देश्य से वे तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास भी गए थे उनसे मदद लेने के लिए। अगला प्रश्न है, सालिम अली और D.H. लॉरेंस में क्या समानता थी। जो सालिम अली हैं और लॉरेंस हैं उनमें क्या समानता थी। वो भी पक्षी प्रेमी थे, पक्षी प्रेमी, दोनों ही प्रकृति प्रेमी थे। तो इनमें और कौन सी समानताएं हैं या फिर यही समानताएं हैं, हमें ये बताना है। सालिम अली जाने माने प्रकृति प्रेमी और पक्षी विशेषज्ञ थे, स्पेशलिस्ट जिसे कहते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस जो हैं वो अपनी कृतियों में प्रकृति की ओर लौटने का संदेश दिया है। इससे पता चलता है कि वे भी प्रकृति प्रेमी थे। इस प्रकार सलीम अली और D.H. लॉरेंस में प्रकृति प्रेमी होने की समानता मिलती है। प्रश्न नंबर 6, सालिम अली तुम लौटोगे ना, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। लेखक जो है अपनी इस रचना में एक ये बोलते हुए नजर आते हैं कि सालिम अली तुम लौटोगे ना, तो मतलब व्यक्ति में एक आशा है जो अपने किसी सबसे प्रिय को चाहता है कि वो उसकी मौजूदगी मिले, तभी ऐसे वाक्यों का वो प्रयोग करता है। तो क्यों लेखक जो है वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। सालिम अली तुम लौटोगे ना, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि
लेखक जो है वो सालिम अली के स्वभाव से भली प्रकार परिचित थे, यानी लेखक जो है वो सालिम अली से बहुत अच्छी तरीके से उनको जानते थे। सालिम अली जब गले में दूरबीन लटकाकर तथा कंधे पर बोझ टांगे पक्षियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए निकलते थे, तो वो कुछ समय के बाद दुर्लभ जानकारी लेकर लौटते थे, यानी ऐसी जानकारी लेकर आते थे जो अभी तक किसी के पास नहीं हुआ करती थी। इतनी मेहनत वो पक्षी जगत के लिए किया करते थे। लेखक को आज भी ऐसा लग रहा है कि सालिम अली जो है इस सफ़र से भी शायद लौट आए, और लेखक को ऐसा लगता है कि वो आज भी जो है अपने गले में दूरबीन लटकाकर और कंधे पर बोझ टांगे हुए पक्षियों के विषय में जानकारी एकत्रित करने गए हैं, और उनको उम्मीद है कि वो उसी सफ़र पर निकले हुए हैं और शायद वो लौट आएंगे। तो इसलिए जो लेखक हैं वो ये कहते हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना, तो वापस तो आओगे ना। तो इस तरीके की पंक्तियों का प्रयोग करते हुए जो है लेखक यहाँ उम्मीद लगाता है कि सालिम अली जो है वो ज़रूर वापस लौटेंगे, क्योंकि वो अपने सफ़र पे निकले हुए हैं जहाँ वो पक्षी जगत के विषय में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का सांवला पानी कृष्ण से जुड़ी किन घटनाओं की याद दिला देता है। यमुना का पानी जो है थोड़ा सा मटमैला रंग का होता है, जिसे सांवला पानी कहा जा रहा है। तो कृष्ण से जुड़ी जो उनकी घटनाएं हैं उनको याद दिला देता है। कैसे? यमुना नदी का सांवला पानी श्री कृष्ण द्वारा ग्वाल बालों और गोपिकाओं के साथ की गई क्रीड़ाओं की याद दिला जाता है। इन क्रीड़ाओं में श्री कृष्ण का मुरली बजाना, रासलीला करना, ग्वालों के साथ खेलना, कदम के पेड़ के नीचे बैठना आदि शामिल है। तो ये सारी यादें जो हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद पाठ में आपको क्या शिक्षा मिलती है, यानी ये जो पाठ है इस पाठ के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिल रही है। सांवले सपनों की याद पाठ से हमें पक्षियों तथा अन्य जीव जंतुओं से प्रेम करने की सीख मिलती है। इसके अलावा हमें प्रकृति को नष्ट होने से बचाने की, प्रकृति को हरा भरा रखने की तथा उसे समृद्ध बनाए रखने की, प्रकृति से निकटता बनाए रखने की, यानी कि हम प्रकृति के और नज़दीक आ सकें। जब हम किसी के नज़दीक होते हैं तो हम उसको जो है बेहतरीन रखने की कोशिश रखते हैं। तो इसलिए लेखक और सालिम अली के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि हमें प्रकृति के नज़दीक होना बहुत ज़रूरी है, उसके निकट होना बहुत ज़रूरी है, और ये सारी शिक्षा जो है हमें इस पाठ से मिलती है। यानी कि पक्षी प्रेमी होने के नाते सालिम अली के माध्यम से शिक्षा मिलती है कि हमें पक्षियों का ख्याल रखना चाहिए, जीव जंतुओं का ख्याल रखना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, उसे नष्ट होने से बचाना चाहिए, और हो सके तो उसके और करीब हो जाना चाहिए, जिससे कि हम उसकी फिक्र कर सकें। अगला प्रश्न है, सालिम अली का यह सफ़र उनके दूसरे सफ़र से किस तरह भिन्न है। ये जो सफ़र है, यानी कौन सा सफ़र जो दूसरे सफ़र से भिन्न बताया जा रहा है, तो दो सफ़र की चर्चा हो रही है यहाँ पे। वो दो सफ़र कौन कौन से हैं? सालिम अली पहले जब सफ़र पर निकलते थे तो उनके गले में दूरबीन होती थी। कुछ समय के बाद वो उसी तरह गले में दूरबीन लटकाए दुर्लभ जानकारियों के साथ लौटते थे, और बड़ी से बड़ी जानकारी जो है पक्षी जगत के लिए लेकर लौटते थे। किंतु इस बार वे अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए जा रहे हैं, जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। यानी कि जब सालिम अली की मृत्यु हो जाती है तो वो एक अंतहीन सफ़र के बोझ को लेकर निकल पड़ते हैं। तो सालिम अली का जो ये सफ़र है उनके दूसरे सफ़र से किस तरह भिन्न है। जब जीते जी वो अपने सफ़र पे निकलते थे तो वो पक्षी जगत की जानकारी एकत्रित करने के लिए दुर्लभ से दुर्लभ रास्तों पर चले जाया करते थे, और वापस लौटते तो एक अनोखी जानकारी के साथ लौटा करते थे। लेकिन इस सफ़र पर जब अब वो निकले हैं तो इस सफ़र में लौटना उनका मुश्किल है। तो वो इस सफ़र से, वो जो कि अंतहीन सफ़र है उनका, इस सफ़र से बहुत अलग है। फ्रीडा लॉरेंस कौन थी? उनका कौन सा कथन उनके पति को प्रकृति प्रेमी सिद्ध करता है? फ्रीडा लॉरेंस कौन है और वो ऐसी कौन सी बात बोलती है जिसके माध्यम से पता लगता है कि उनके पति जो हैं वो बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी थे? फ्रीडा लॉरेंस प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की पत्नी थीं। एक बार जब लोगों ने उनसे उनके पति के बारे में कुछ लिखने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा उनके छत पर रहने वाली गौरैया जानती है। इससे सिद्ध होता है कि उनके पति जो हैं वो बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी थे। अगला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर सालिम अली के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। सालिम अली के विषय में हमने पूरे पाठ में पढ़ा है कि किस तरीके से वो पक्षी जगत से इतना प्रेम करते थे, कौन सी घटना के बाद उन्होंने इतने बड़े पक्षी प्रेमी हो गए, उसके बाद प्रकृति प्रेमी हो गए, किस तरीके से उनको इसकी चिंता सताने लगी, किस तरीके से वो प्रधानमंत्री से मिले जिससे कि वो इस चिंता का जो है निवारण कर सकें। तो इन्हीं में से ही हमको उनके कुछ दो गुणों के बारे में बताना है। पहला कि वो प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे जिन्होंने पक्षियों के बारे में दुर्लभ जानकारी एकत्र करने में अपना पूरा जीवन समर्पित
कर दिया। दूसरा, वो बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी थे। सालिम अली प्रकृति से अथाह यानी कि जिसकी गहराई को नहीं नापा जा सकता उतना प्यार करते थे। केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए वो तत्कालीन प्रधानमंत्री से भी मिले। तो ये मेन बातें हैं जो आपको पूरे पाठ की जानकारी देती है। आपको ये चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य को प्रकृति को उसी की नज़र से देखना चाहिए। यहाँ उसी की नज़र से देखने का क्या तात्पर्य है? यहाँ उसी की नज़र से देखने का तात्पर्य यह है कि हमें प्रकृति के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि उसे लेश मात्र भी नुकसान ना हो, यानी छोटा सा भी नुकसान जो है प्रकृति को ना हो सके। इस नज़र से, इस प्यार भरी नज़र से, इस निकटता से हमें उसे देखना चाहिए। हमें उसे फलने फूलने और संबंधित उसको समर्पित होने का संवर्धित होने का, फलने फूलने का, आगे बढ़ने का जो है पूरा अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, वृंदावन की जो संध्या है यानी संध्या काल, समय का समय, अन्य स्थानों की संध्या से किस प्रकार भिन्न बताई गई है? ये पाठ के आधार पर हमें बताना है। सांवले सपनों की याद पाठ में वर्णित जो वृंदावन का माहौल दिखाया गया है, जिसमें संध्या का समय उसकी चर्चा की गई है, श्री कृष्ण से संबंधित यादें उसमें शामिल हैं, निहित है यानी कि शामिल है। ऐसा लगता है कि पता नहीं किस गली से श्री कृष्ण निकलकर मुरलीवादन यानी कि वंशी बजाना शुरू कर देंगे और सभी मंत्रमुग्ध यानी कि उसमें खो जाएंगे। मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनने लगेंगे और अन्य स्थानों की संध्या से ऐसी यादें नहीं जुड़ी हैं। अन्य जगहों पर ऐसी शामें नहीं हुआ करती हैं जैसा कि वृंदावन में है। ऐसा लगता है कहीं से भी श्री कृष्ण आएंगे और उनकी मुरली की वो मधुर संगीत सुनकर जो है हर कोई उसमें खो जाएगा। अगला प्रश्न है, सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री से जो कुछ कहा उसका उन पर क्या असर हुआ? यानी सालिम अली जो कि जिनको प्रकृति से बहुत प्रेम था, उनको प्रकृति से की बहुत चिंता भी थी, जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री से मिले। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऐसा क्या बताया जिससे उन पर क्या असर हुआ, ये सारी चर्चा हमें इस उत्तर के माध्यम से करनी है। सालिम अली को प्रकृति और पर्यावरण दोनों से ही गहरा लगाव था। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की हवा से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात करके उन खतरों का उनसे वर्णन उन्होंने किया। चौधरी चरण सिंह जो हैं वो गांव की मिट्टी से जुड़े हुए नेता थे। उन्होंने गांवों से जुड़े रहकर अपनी राजनीति की थी। उन्हें पर्यावरण तथा प्रकृति के प्रति गहरी चिंता भी थी। पर्यावरण के प्रति सालिम अली की चिंता किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से नहीं जुड़ी थी, यानी कोई पर्सनल आप उसमें फ़ायदे के लिए जो है वो उससे नहीं जुड़े थे जिससे कि वो चिंता जताकर अपना कुछ जो है पर्सनल वैल्यू निकालना चाह रहे हो। तो ऐसा कोई भी कारण नहीं था। उनको एक जो सच्ची भावना के साथ जो चिंता थी प्रकृति की वो जाहिर होती थी। तो पर्यावरण के प्रति उनकी जो ऐसी चिंतातुरता यानी कि चिंता में आतुर बेचैन व्यक्ति थे वो दिखता था। पर्यावरण के प्रति संभावित खतरों यानी भविष्य में होने वाले जो खतरे हैं उसके प्रति दूरदर्शिता यानी जो भविष्य का भी अंदाज़ा लगा सके, देख सके कि इससे ये समस्या आगे चल के हो सकती है, उसे दूरदर्शिता कहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने महसूस किया, यानी जब सालिम अली ने वो चिंता जताई और भविष्य में ऐसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, ये सब बातें जब उन्होंने प्रधानमंत्री से की तो प्रधानमंत्री ने उनकी इन बातों को महसूस किया और इन सब बातों का ध्यान आते ही चौधरी चरण सिंह की आंखें जो हैं वो नम हो जाती हैं। और इस तरीके से सालिम अली जो है वो प्रकृति के प्रति अपनी चिंता को जताते हुए प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उनके सामने समस्या रखते हैं और उसके बाद उसको सुनकर चौधरी चरण सिंह की जो है आंखें नम हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 2, सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मृत्यु के बाद ही तो उतरी थी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? यानी सालिम अली जो है वो दूरबीन लेकर जब दुर्गम स्थानों पर निकल जाते थे पक्षी जगत की जानकारी एकत्रित करने के लिए, तो उनको रोकने वाला कोई नहीं था और उनकी दूरबीन वो तभी उतरी जब उनकी मृत्यु हो गई। तो इससे ये पता चलता है वो कितने बड़े पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमी थे। तो इसके माध्यम से लेखक जो है हमें क्या कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं पाठ में, वो हमें इसका उत्तर देना है। सालिम अली जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे, वो पक्षियों की खोज में जंगल, पहाड़, पर्वतीय भागों जैसे दुर्गम यानी कि कठिन, जिन पर जाना आसान नहीं होता, ऐसे स्थानों पर जाया करते थे। वे दूर दराज यानी बहुत दूर दूर या ऊंचे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे
पक्षियों को अपनी दूरबीन की मदद से खोज लेते, फिर उनके आकार, रूप, रंग आदि के साथ ही उनके जीवन, स्वभाव, रुचि, रहने के स्थान तथा उनकी अन्य गतिविधियों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते थे। मान लीजिए आपके सामने आप किसी एक नए व्यक्ति से रूबरू होते हैं, अगर आपको उसकी बातें अच्छी लगेंगी तो आप ऑटोमेटिकली जो है उसके बारे में हर चीज़ जानना चाहेंगे, कैसे दिखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या रहना सहना है उनका, क्या पढ़ा लिखा है उन्होंने, मतलब जो आपके मन में प्रश्न आते हैं और उससे संबंधित आप सब जानेंगे। जब वैसे ही सालिम अली जो कि पक्षी से प्रेम करते थे तो पक्षियों से संबंधित वो इसी तरीके से सारी जानकारी इकट्ठी करते थे। वे पक्षियों के रहन सहन, भोजन, प्रवास आदि का गहराई से अध्ययन करते थे कि पक्षी कहाँ रहते हैं, कैसा रहना सहना उनका, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरीके का, किस मौसम में कहाँ होते हैं, कैसे वो उनका जो है ये सारी प्रक्रिया चलती है। इन सब चीज़ों को बहुत गहराई से वो अध्ययन करते हैं। इन सब क्रियाओं में उनकी जो दूरबीन है हमेशा उनकी आंखों पर ही रहती थी। उन्होंने ये काम मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु होने तक वो जो जिस काम से प्रेम करता है वो उसको कभी भी ख़त्म नहीं होने देता। वो अपनी आखिरी सांसों तक करता है, जो कि सालिम अली ने किया और उन्होंने अपने मृत्यु पर्यंत तक वो दूरबीन जो है अपनी आंखों पर चढ़ाई रखी और पक्षी जगत के विषय में हर एक जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की। उनकी मृत्यु के साथ ही एक क्रम भी टूटा और उनकी आंखों से वो दूरबीन भी उतर गई। अगला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद पाठ का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। यानी जो ये पाठ है इसके माध्यम से पाठ में हमें क्या विषय देखने को मिल रहा है और क्या इसमें जानकारी दी गई है। सांवले सपनों की याद नामक जो है वो एक संस्मरण है, सबसे पहली बात। दूसरा, इसमें सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली के प्रकृति प्रेम को बताया गया है, पक्षी प्रेम को बताया गया है, पर्यावरण प्रेम को बताया गया है। इस संस्मरण में सालिम अली की एयर गन से घायल होकर एक गोरैया के गिरने से उनके जीवन की जो दिशा है वो पूरी तरीके से बदल जाती है और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन फिर इस तरीके से मिलता है। सालिम अली ने पक्षी प्रेम के साथ साथ पर्यावरण के प्रति भी अपनी चिंता को व्यक्त की है। पक्षियों की खोज में वो पर्वतों, मैदानों, पठारों, जंगलों आदि में भ्रमण कर दुर्लभ जानकारियां एकत्र करते। जहाँ पे भी पॉसिबल होता उनके हिसाब से वो उस जगह पर जाकर उन दुर्लभ पक्षियों की जानकारी भी एकत्रित करते जो अब तक संसार नहीं जान रहा होता है, जो कि उनके इस अथाह प्रेम को जाहिर करता है। वे पर्यावरण की रक्षा के लिए चिंतातुर यानी बहुत चिंता भी करते दिखते हैं। पर्यावरण के संभावित खतरों यानी भविष्य में होने वाले खतरों को देखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री चरण सिंह से भी मुलाकात की थी। उनकी मृत्यु कैंसर की लंबी बीमारी से हुई। सालिम अली ने पक्षियों तथा प्रकृति के प्रति जो प्रेम प्रकट किया है तथा उनके लिए जो कार्य किया है उसे इस पाठ में से आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। और इस तरीके से हमें पता लगता है यहाँ पे इस पाठ में जो सालिम अली हैं और लॉरेंस के विषय में पता लगता है कि इस तरीके से वो बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी थे और जब उनको अपने इस प्रेम से की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितना गहरा प्रेम है, अथाह प्रेम है, यानी कि आप उस प्रेम से अपने आप को कट आउट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, आप दूसरी चीज़ों में अपने आप को उलझा नहीं सकते। तो उन्होंने अपने आप को इसी राह पर आगे अपने जीवन में बढ़ा लिया और इस तरीके से उन्होंने पक्षी के बारे में इतना जानकारी एकत्रित की कि जिससे इससे पहले जो है संसार को पक्षियों के विषय में, पक्षी जगत के विषय में ये जानकारियाँ नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने प्रकृति के विषय में भी इतनी जानकारी इकट्ठी की जिससे कि उनसे संबंधित होने वाली जो चिंता है उनके पास वो अथाह हो गई और उसके लिए वो प्रधानमंत्री के पास भी गए और प्रधानमंत्री के पास जाकर अपनी चिंता को उन्होंने पेश किया और उनसे उन्होंने मदद भी मांगी। और इस तरीके से इस पाठ से संबंधित जो है हमने प्रश्न जो है बहुत सारे यहाँ पे किए जो कि आपके टर्म 2 एग्जामिनेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं और इस तरीके की अन्य वीडियोस आपको चैप्टर्स के लिए मिले जिससे कि आप टर्म 2 एग्जामिनेशंस जो हैं बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर सकें और परफॉर्म कर सकें। इसके लिए चैनल के साथ बने रहें और वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना